भारतीय किसान संघ द्वारा आज इस व्याख्यान के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर जयंती लाल जी भंडारी, हमारे मालवा प्रांत के अध्यक्ष माननीय लक्ष्मी नारायण जी, प्रांत के महामंत्री श्री रमेश जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित इस कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर भारत सिंह जी, कोटा के कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति महोदय डॉक्टर व्यास जी, किसान संघ के अन्य सभी कार्यकर्ता बंधुओं एवं इस महाविद्यालय से उपस्थित प्राध्यापक गण और विद्यार्थी मित्रों, आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय कृषि के संदर्भित विचार करने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। और ये इतना स्वाभाविक है कि पूरे दुनिया में जिस प्रकार का एक माहौल बना हुआ है, उस माहौल के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस देश का जो प्रमुख व्यवसाय है, इस देश में जिस व्यवसाय पर अधिक से अधिक आबादी निर्भर है, उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में उनमें चिंता निर्माण होना, का युद्ध लगभग 5 साल होने को आ गए हैं। और इस बीच के काल में अमेरिका में जब सत्ता परिवर्तन हो गया और ट्रंप आ गए, तो उसके बाद में जो टैरिफ वॉर शुरू हो गया, तो ऐसे सब बातों को लेकर भारत का कृषि का क्षेत्र, कृषि के संबंधित और विचार करने वाले सब लोगों के मन में निश्चित रूप से चिंताएं हैं। क्योंकि आज हमारा विश्व एक छोटा सा गांव बन गया है और विश्व में कहीं भी कुछ बात होती है तो उसका सीधा असर इस दुनिया के हर नागरिक पर होता है। उसी प्रकार से कोई टैरिफ की बात हो या हॉर्मुज़ का रोकने की बात हो या यूक्रेन रशिया की संबंधित बात हो, कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो उसका असर भारत पर निश्चित रूप से होता है। और भारत में भी वह इस देश के किसानों पर भी बड़ा असर पड़ता है। इन सबके परिदृश्य पर, इन सबके पृष्ठभूमि पर हमको भी अपनी भारत की जो कृषि है उसका विचार करने की आवश्यकता है। एक तरफ तो देश का कृषि का क्षेत्र है, उसके सामने की अपनी समस्याएं हैं, एक तरफ विश्व का इस प्रकार का बना हुआ परिदृश्य है वो है। और इन दोनों को एकत्रित करते हुए जो 2047 में हमारे 100 वर्ष जब पूर्ण हो जाएंगे, तब विकसित भारत की हम परिकल्पना लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे विकसित भारत की परिकल्पना के संदर्भ में भारत के किसानों का क्या योगदान रहेगा, भारत के कृषि का क्या योगदान रहेगा, इसके बारे में भी विचार करना आवश्यक है। इस दृष्टि से अगर विचार करते हैं तो आज अपने यहाँ आयोजकों ने जो इस प्रकार के विषय का चयन किया है, उसकी प्रासंगिकता और महत्व हम सब लोगों के ध्यान में आता है। और इसी संदर्भ में हमको विचार करना पड़ेगा कि हमारे आज की स्थिति क्या है खेती के संबंधित। अभी डॉक्टर साहब ने खेती के बारे में एक चित्र हमारे सामने खड़ा किया और वो सही भी है, मगर मैं जब विचार कर रहा हूँ खेती के बारे में, तो खेती के बारे में आज का जब विचार करना है तो आज का विचार माने आज हम 2026 में हैं, तो 2026 के पहले 30-40 का हिसाब लगाकर नहीं चलेगा। आज का विषय जब हमको स्वतंत्रता मिली थी, ऐसे 1947 से लेकर आज तक का विषय हमको करना पड़ेगा। और जब अतीत की बात करेंगे तो जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे, मुगलों का यहाँ आक्रमण चल रहा था,
उस संदर्भ में भी बात करते हुए इतना पीछे जाकर हमको विचार करना पड़ेगा, तब सही मायने में कल भी हमारे सामने आएगा। और इन दोनों की जब बातों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उसमें से, तो उसके आधार पर फिर हमारे लिए कल का रास्ता क्या हो सकता है इसके बारे में भी विचार आ जाएगा। आज अगर हम विचार करते हैं इस प्रकार से कि आज की स्थिति में, तो ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बड़ी गौरवपूर्ण बात है कि एक नेट इंपोर्टर से हम नेट एक्सपोर्टर बने, जिसका उल्लेख अभी डॉक्टर भारत जी ने भी किया है कि केवल अनाज के मामले में नहीं है, तो चाहे वो फल सब्जी के मामले में हो, चाहे वो अन्य भी प्रकार के उत्पाद हो कृषि से निकलने वाले, इन सबका विचार करते हैं तो आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत आज कृषि के मामले में अग्रसर होकर और निर्यात को भी बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहा है। हमने कोविड के काल में अनुभव किया, कोविड में जो दो लॉकडाउन आए और उस लॉकडाउन में जो परिस्थिति बनी थी, तो उसमें केवल खेती का ही ऐसा क्षेत्र था कि वो निरंतर और आबादित रूप से चल रहा था, जिसके कारण कोविड खत्म होने के बाद में केवल वर्ष 2 वर्ष के अंदर हमारे देश ने एक अच्छी ग्रोथ है। ये जीडीपी का ग्रोथ 7 पॉइंट से नीचे कभी भी उसके बाद में नहीं आया है। तो ये सब बातें ये दर्शाती है कि भारत तो प्रगति के तरफ चल ही रहा है कृषि के क्षेत्र में, और इसका योगदान बहुत बड़ा हो जाता है। हमारे देश में कृषि के संदर्भ में जीडीपी की बात की जाती है, तो ये जीडीपी का भी सही आकलन करने की आवश्यकता है। आज जो जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है, तो ये जो सरप्लस जितना मार्केट में आता है उसके आधार पर होती है, और उसके आधार पर 14% के आसपास हमारा जीडीपी खेती का बनता है। और सही मायने में जो किसान स्वयं के लिए उपयोग करता है, ऐसा भी उसमें अगर हिस्सा जोड़ देंगे तो ये कृषि का जीडीपी और भी बढ़ सकता है। उसके लेकर भी हमको कभी ना कभी तो इस प्रकार की बात करने की आवश्यकता रहेगी। तो इस प्रकार से जब हम विचार करते हैं तो जीडीपी में हम योगदान कर ही रहे हैं, मगर इसके साथ में बहुत बड़ी बात यह है कि हम इस देश के और रोजगार में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। आज भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिलकर, आंकड़ा ठीक होगा तो डॉक्टर साहब उसको करेक्ट करेंगे, मगर जहाँ तक की मेरी जानकारी है 56-57% तक हम टोटल एम्प्लॉयमेंट आज एग्रीकल्चर में से दे रहे हैं, जिसकी आज की आवश्यकता है। इसमें से प्रत्यक्ष रोजगार भी है, अप्रत्यक्ष रोजगार भी जुड़ सकता है। तो ऐसा देखते हैं तो केवल देश की प्रगति की बात हम करते हैं, तो इस विषय में निश्चित रूप से हमारे लिए एक गौरवपूर्ण और स्वाभिमान की स्थिति है। कोविड के समय से ही हम अपने देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज खिला रहे हैं। आज भी वो स्थिति चल रही है। कभी इस प्रकार की स्थिति जो वर्णन डॉक्टर साहब ने की, तो 1960 के दशक में तो हमारे पास अनाज नहीं था, और दुनिया के भले भले लोग ये कह रहे थे कि भारत की आबादी इस प्रकार से इस गति से बढ़ेगी, भारत में कृषि के संदर्भ में कोई बात प्रगति की होने वाली नहीं है, और भारत में जो है, भारत में सिविल वॉर होगा, गृह युद्ध होगा, और वो अनाज को लेकर होगा। इस प्रकार की भविष्यवाणियां उस समय के जो बड़े बड़े विद्वान थे वो कर रहे थे, मगर भारत ने इन सब भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए आज केवल अपने देश को नहीं, तो जहां भी आवश्यकता पड़ती है ऐसे सभी देशों को अनाज का एक्सपोर्ट करने के लिए भारत काम कर रहा है। तो ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि इस संदर्भ में है, और इस उपलब्धि को अगर किसी ने हासिल किया होगा तो इस देश के किसानों ने, और किसानों की सहायता किसने की होगी, तो इस देश के वैज्ञानिकों ने की है। वैज्ञानिक और किसान इन दोनों ने मिलकर इस प्रकार की नीति बनाई, इस प्रकार के अनुसंधान किए, किसानों ने उसको अपने खेत में लागू किए। आज इसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे देश में अनाज रखने के लिए हमारे पास में जगह कम पड़ रही है।
ये जो स्थिति भारत ने केवल 40 साल के अंदर में की, तो यह अप्रत्याशित है। इसके लिए कोई भी दुनिया में दूसरा उदाहरण सामने आता नहीं है। और इसीलिए भारत का कृषि के मामले में जो इस प्रकार का ऊंचा जाने वाला ग्राफ है, ये दुनिया के लिए भी एक आदर्शवत स्थिति है। मगर मेरे मित्रों, जब हम कृषि के बारे में इस प्रकार का एक चित्र देखते हैं कि जो एक गौरवपूर्ण है, हमको अभिमान जिसका होता है, ऐसा चित्र सामने आता है, मगर इसका दूसरा हिस्सा भी हमको देखने की आवश्यकता है। आज अगर खेती के दृष्टि से विचार करते तो क्या ध्यान में आता है? आज कृषि क्षेत्र में क्या युवा खेती पर जाने के लिए राजी है? क्या आज खेती पर जाने के लिए राजी नहीं है? इतनी बड़ी प्रगति खेती में आज हमारे देश का युवा खेती से विमुख होते हुए जाते दिख रहा है। आज खेती के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। मूल समस्या तो ये बनी है कि जिस भूमि से हमने इतना बड़ा प्रचंड मात्रा में उत्पादन लिया, आज उसकी स्थिति क्या बन गई है। 1960-70 के दशक में हमारे जमीन की जो उर्वरा क्षमता थी, आज वो हमारी कई गुना घट चुकी है। कार्बन के आधार पर हम अगर बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज हमारे देश में सभी प्रकार के जमीन में घट चुका है। आज उसको लेकर हमारे यहाँ बड़ी चिंता होती जा रही है कि इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमने जो एक उद्देश्य को लेकर चले थे, वो बात सही भी थी। उस समय हरित क्रांति की राह पर चली, तो उस समय की हरित क्रांति हमको उस प्रकार की आवश्यकता भी थी। और उस हरित क्रांति का एक ही नारा हमारा था कि उत्पादन बढ़ाओ। और उत्पादन बढ़ाने के एक ही दिशा में जितना काम हमने किया, तो उसी में से ये सब प्रकार की समस्या है, जिसमें उर्वरकता की कमी होना एक बहुत बड़ी समस्या, उसमें से उत्पाद निर्माण हो गई। दूसरी समस्या इसमें से जो निर्माण हो गई कि हम जो अभी उत्पादन ले रहे हैं, वो उत्पादन तो बढ़ गया है, मगर उसका पोषण मूल्य में कमी आ गई है। अभी 1.5 साल पहले ही कोलकाता के और हैदराबाद के अपने बड़े न्यूट्रिशन पर काम करने वाले इंस्टीट्यूट का और उसका रिपोर्ट आया है। उन्होंने कहा है कि गेहूं और चावल का पोषण मूल्य घट चुका है। उत्पादन तो बढ़ गया है, मगर उसका पोषण मूल्य घट गया है। और हम भी अनुभव करते हैं, जब बड़े बुजुर्गों के साथ में, या हम भी अनुभव करते हैं कि 20-25 साल का अनाज और आज का अनाज या आज की सब्जी, आज के फल, इसमें स्वाद नहीं आता करके हम जो बात करते हैं। तो ये जो बात करते हैं, तो वो इसी का पोषण मूल्य की बात है। तो इस प्रकार से जो एक खेती के संबंधित जो उर्वरकता कम होना है, पोषण मूल्य की कमी आना है, ये जैसे विषय है, उसी प्रकार से खेती के संबंधित जब हम बात करते हैं, तो हमारे देश में खेती के लिए जो उपयुक्त जमीन है, उसमें से केवल 50% ही हम सिंचाई कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए आज एक बड़ी समस्या का विषय है कि जब तक ये पूरी सिंचाई क्षेत्र नहीं हो सकता है, या उस दृष्टि से आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमारे लिए होगा। ये पूरा सिंचाई क्षेत्र न होने के कारण अर्ध बेरोजगारी का प्रमाण भी बहुत बड़े प्रमाण में है। और अर्ध बेरोजगारी का प्रमाण, उसके पास में जो लैंड होल्डिंग है, वो कम होने का कारण भी उसमें एक आता है। लैंड होल्डिंग आज उसकी जो है, वो हम सब लोग जानते हैं कि 85-86%, 85-86% किसान जो हमारे हैं, ये तो अल्प या अत्यल्प भूधारक के श्रेणी में आ रहे हैं। और जब इतनी कम मात्रा में जमीन आपके पास में रहेगी, तो वो इकोनॉमिकली वायबल कैसी होगी, इसका भी विचार करना पड़ता है। और उस प्रकार की जमीन को वो अपनी जमीन पर खेती करते हुए बाकी समय उसको रोजगारी के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसे जो समस्याएं हमारे सामने आती जा रही है, इन समस्याओं का भी हमको विचार करना पड़ेगा। इसी साथ में दूसरी एक बात भी हुई है कि हमारी खेती में आज खेती के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं, तो किसान की आत्मनिर्भरता इस समय में समाप्त हो चुकी है।
हमारे देश में जब पहले किसानी की थी तो वो किसान बीजों के मामले में, खाद के मामले में, दवाइयों के मामले में वो आत्मनिर्भर था। हाँ, उसका उपयोग होते हुए कुछ उत्पादन हमारा कम भी होता था, मगर वो आत्मनिर्भर था। वो आत्मनिर्भरता आज उसकी पूरी तरह से समाप्त हो गई। इन सब विषयों को लेकर कोई समस्या का समाधान करने का प्रयास हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न अपने मन में आता है। प्रश्न वो नहीं है। मगर वो सब समाधान करने का प्रयास होता है तो उसमें से इन चुनौतियों का सामना करने की बात आती है। तो जब हम केवल एक बाजू का ही विचार करते हैं तो उसमें से दूसरी समस्याएं भी पैदा होती हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे मैंने पहले बताया कि हमने केवल उत्पादन वृद्धि पर ध्यान दे दिया कि हमारे लोग को पेट भरना है, बस पेट भरना है, तो उसके लिए उस प्रकार का ही रिसर्च हम करेंगे, उस प्रकार की टेक्निक डेवलप करेंगे। आज परिणाम ये हो गया, उत्पादन तो बढ़ गया, मगर उसमें से जो समस्या निर्माण हो गई है वो समस्या मूलतः पोषण मूल्य की निर्माण हो गई है। उसमें पेस्टिसाइड का उपयोग बढ़ गया, उसमें खाद का उपयोग बढ़ गया, इन सब से हमारी उर्वरकता भी कम होती गई। यानी दूसरी समस्या उसमें से सामने आ गई और उस दूसरी समस्या पर विचार करने के लिए हमको आगे बढ़ने की बात आ गई। तो एक समस्या का समाधान करते समय हम दूसरी समस्या को पैदा करते हुए चल रहे हैं। घर में बहुत दिन तक एक चटाई रखी रहती है, उसको पूरी तरह से लपेट कर रख देते हैं, के लिए जाता है और एक ऐसा ही कुछ मामला महाराष्ट्र में मेलघाट करके एरिया है। डॉक्टरों टीम के साथ उसका अध्ययन किया। वो अध्ययन करने के लिए जो बातें सामने आई वो हम सब लोगों को विचार करने वाली बात है। नीति के दृष्टि से भी उसमें विचार करने की आवश्यकता है। मेलघाट का जो एरिया है, यहाँ सिंचाई की कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। वर्ष में जो बारिश का पानी आता है उसके आधार पर खेती होती है। वहाँ पहले जो जनजातीय क्षेत्र के लोग थे तो वहाँ अलग अलग प्रकार के श्री धान्य वो लेते थे, मिलेट्स लेते थे। और वो मिलेट लेकर उनकी पद्धति ये थी कि जितना भी इस प्रकार का अनाज पैदा हो जाएगा वो सब के सब बाजार में लेकर नहीं जाते थे। जितनी आवश्यकता है उतना 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो लेकर जाएंगे, बाकी घर में खाने के लिए रखेंगे। और इस प्रकार से जब बरसात नहीं होती थी तो अन्य समय में पीने की पानी की भी समस्या बन जाती थी। तो ऐसे में वो जो अनाज था घर में रखा हुआ वो उनके काम में आता था और उससे साल भर का गुजारा उनका चल जाता था। सरकार ने स्कीम लेकर आई कि मेलघाट के एरिया में और सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। अपना केंद्र यहाँ सोयाबीन का है, तो वैज्ञानिकों ने जाकर प्रचार प्रसार किया और उस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल बहुत अच्छे प्रकार से आने लगी। अब सोयाबीन की जो फसल आती है तो सोयाबीन को आप उसका चावल, वो जो सोयाबीन है उसको आपको बाजार में बेचना ही कंपलसरी एक प्रकार का हो गया। तो उत्पादन अच्छा आ गया। वहां के जनजातीय क्षेत्र के लोगों ने उस उत्पादन को बाजार में बेच दिया। अब उनको आदत नहीं थी कि इतना सारा पैसा, तो उनका जो पैसा था उनके व्यसनों में खत्म हो गया। उस समय तो कुछ अनाज लेकर आए, मगर वो अनाज खत्म होने के बाद में घर में कुछ अनाज बचा नहीं था और अनाज न बचने के कारण और घर में पैसा भी नहीं था, तो इसके कारण से वहाँ कुपोषण की समस्या बढ़ गई। यानी कोई भी इंट्रोडक्शन हम टेक्नोलॉजी की करते हैं तो उसमें से क्या अर्थ निकलने वाला ये देखना पड़ेगा, तभी चलकर उसका विचार करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बीटी कॉटन के मामले में यही बात हमको ध्यान में आती है।
कि एक केवल गुलाबी सुंडी के लिए हमने काम करना प्रारंभ किया, मगर आज वो तो फेलियर तो हो ही चुका है, उसका प्रतिरोध बढ़ गया है और जो कम और तकलीफ देने वाली माइनर पेस्ट थी वो मेजर हो गई है, पेस्टिसाइड का छिड़काव बढ़ गया है। तो जब हम किसी विषय के तरफ बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलने की आवश्यकता है। जब इन समस्याओं का बारे में विचार करेंगे तो हमको कुछ हमारे देश के प्राचीन काल में भी कुछ कृषि के संबंधित बातें थी क्या, कुछ व्यवस्थाएं थी क्या, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हम तो ये कहते ही है ना कि हमारे देश में खेती की परंपरा हजारों साल से है। वेदों में भी हमको खेतों के संबंधित और वचन मिल जाते हैं। किसान संघ का जो कृषिमित कृषस्व करके ध्येय वाक्य लिया हुआ है, ये वेदों से लिया, ऋग्वेद के में से आता है। यानी खेती कैसी की जा सकती है, कैसी करनी चाहिए, पर्यावरण के जो अन्य अन्य बातें हैं उनको भी हमको कैसे साधना चाहिए, इसके मामले में उस समय के वर्णन हमको देखने को मिलते हैं। तो इतने पुराने में जाने की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी अगर हम अपने इतिहास को ढूंढते हैं, इतिहास में कृषि विषयक सब बातों को ढूंढते हैं, तो हमको बहुत सारा संदर्भ मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सब के सब संदर्भ आज लागू होते हैं। हमको सूरपाल का वृक्षायुर्वेद मिल जाता है, हमको काश्यपीय कृषि सूक्ति मिल जाती है, पराशर कृषि मिल जाती है, ऐसे अनेक ग्रंथ मिलते हैं। और जब इनका अध्ययन करते हैं तो ध्यान में आएगा कि आज जिन बातों को लेकर हम चल रहे हैं उसी प्रकार की बातें वृक्षायुर्वेद में भी हमको दिखाई देती हैं। केवल एक उदाहरण देकर मैं आगे जाऊंगा। आज हम पूरे दुनिया में एक वन हेल्थ कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं। ये नई कंसेप्ट के रूप में सामने आ रहा है और ये बिल्कुल एकदम सही बात है। जो हमारी सनातन विचार परंपरा है उसको साथ में नाता दिखाने वाली ये बात है कि जमीन का स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो पौधों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और पौधों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जानवरों का, मनुष्यों का, सबका ही स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एकदम ठीक बात है। मगर ये बात हमको सूर्यपाल के वृक्षायुर्वेद में भी मिलती है। सूर्यपाल अपने वृक्षायुर्वेद में लिखते हैं, भूमि के बारे में उन्होंने 16 प्रकार का वर्गीकरण किया है और वो उनका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए तो जमीन को भी हमको मजबूत करना पड़ेगा, जमीन को भी उर्वरा बनाना पड़ेगा। तो ऐसे जो सूत्र हैं ऐसे हमको वहां मिल जाते हैं, मगर मैं वहां तक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कल की जब बात कर रहा हूं तो वो कल की बात जब अंग्रेज हमारे देश में आए तब तक भी हम देखेंगे तो ध्यान में आता है। हमारे देश का वर्णन आज जो किया जाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और बड़े गौरव के साथ में हम कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मगर एक प्रकार से हम उसको कृषि प्रधान कहना ये स्वयं को नीचा दिखाने वाली बात है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारा देश कभी कृषि प्रधान नहीं था। हमारा देश केवल कृषि पर निर्भर कभी नहीं रहा है। हमारा देश तो मुख्यतः वाणिज्य करने वाला देश है, और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, ये अर्थव्यवस्था केवल कृषि नहीं थी, तो एक परिपूर्ण इस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी जिसका वर्णन गौ कृषि वाणिज्यम ऐसा होता है। और इसके संदर्भित अनेक संदर्भ हमको मिल जाते हैं। अपने देश में गांधीवादी विचारवंत, गांधी जी के अनुयायी रहे, ऐसे श्री आदरणीय धर्मपाल जी जो वर्धा में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम काल बिताया, अभी नहीं रहे, तो उन्होंने इसका बहुत गहराई से अध्ययन किया। उनको ध्यान में आया कि बहुत सारा ज्ञान तो हमारे गांव-गांव में है, और गांव में केवल अध्यात्म का ज्ञान है ऐसा नहीं है, तो बाकी सब बातें भी है। तो उनको लगा कि फिर इसका कहीं ना कहीं संदर्भ तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने उसके लिए सहारा लिया ब्रिटिश गैजेट्स का। अंग्रेजों ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम करके रखा है। जो जिस समय अपने देश में आए उस समय से लेकर हमारे देश की छोटी मोटी जिस बात को उनको उसमें रुचि लगी, जिसका उनका निरीक्षण था, ऐसे सब बातों का उन्होंने
अपने पत्रों में लिखकर उसका गैजेट बनाकर लंदन को भेजा है और उसकी वहाँ की ब्रिटिश लाइब्रेरी भरी पड़ी है। तो धर्मपाल जी को लगा कि भाई इसका भी कभी न कभी तो भी एक बार अवलोकन करना चाहिए, और फिर उन्होंने वहाँ लगभग अपने जीवन के 30 साल लगाए। वहाँ बैठकर सभी ब्रिटिश गैजेट को पढ़ा और उसमें से उन्होंने 9 प्रकार के पुस्तकों तैयार की, उसमें कृषि का विषय भी है। मैं केवल 2 उदाहरण देना चाहता हूँ कि उस समय जब अंग्रेज हमारे देश में आए तब कृषि हमारी कितनी उन्नत थी। हमारे देश में एक बार एक हॉलकॉट नाम का ब्रिटिश अधिकारी जिसका तबादला हुआ था कलकत्ता से चेन्नई के तरफ, तो वो प्रवास करते हुए जा रहा था। तो चलते समय वो जब कर्नाटक में से जा रहा था तो कर्नाटक के क्षेत्र में उसको एक जगह पर एक खेत में सीड ड्रिल चलते हुए दिखाई दिया। सीड ड्रिल आज जो हम कहते हैं कि फर्टिलाइजर और ये सब देने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए, वो सीड ड्रिल दिखाई देगा। वो देखने के बाद में वो किसान के पास में गया और उसको लगा कि इसने हो सकता है कि लंदन में से इसको बुलाया होगा, इंग्लैंड में से, क्योंकि सीड ड्रिल की खोज वहाँ कुछ साल पहले हुई थी। तो उन्होंने जाकर वो किसान से बातचीत की और उसको पूछा कि भैया तुम्हारे पास ये जो सीड ड्रिल है ये तुम कब से उपयोग में ला रहे हो? उसके मन में ये अपेक्षा थी कि ये तो अभी लाया हूँ, इंग्लैंड से लाया हूँ, बताया। तो उसने कहा मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, ये तो मेरे पिताजी करते थे, दादा करते थे, परदादा भी इसको उपयोग में करते थे, और हमारे गांव का जो लोहार है वो लोहार इसको बना देता है। फिर उस अंग्रेज अधिकारी ने उस पुस्तक में अपने गैजेट में उसका पूरा ड्राइंग बनाकर भेजा है और वो कहता है कि हमारे यहाँ का जो सीड ड्रिल है वो सीड ड्रिल बहुत बोझिल है। यहाँ का सीड ड्रिल जो है आराम से 2 बैल लेकर चल सकते हैं और इसकी कोई रिपेयरी करनी है तो रिपेयरी हमारे गांव में, इस गांव में हो सकती है। तो यहाँ तक का टेक्निक हमारे पास में उस समय भी उपलब्ध था और इस टेक्निक के आधार पर ही उस प्रकार के चेंगलपट्टू के शताब्दी के मिलते हैं। उन संदर्भों में ये लिखा हुआ है कि उस समय चेंगलपट्टू के एरिया में जो धान का प्रति हेक्टर उत्पादन लिया जाता था वो 130 से 140 कुंटल तक लिया जाता था। गेहूं का उत्पादन 100 कुंटल तक विजयनगर साम्राज्य के इसमें लिया जाता था करके वर्णन देखने को मिलता। तो ये सब बातें गई कहाँ? फिर ये सब बातों का कहाँ चला गया कि उस प्रकार की जब इतनी उत्पादकता हमारी थी तो बीच के काल में ऐसी कौन सी स्थिति हमारे देश में आ गई कि जहां हमको खाने की भी लानत पड़ गई। तो इन बातों का भी हमको कहीं ना कहीं तो भी सोचकर विचार करते हुए चलना पड़ेगा। जब इस प्रकार की बात करते हैं हम तो कभी कभी इसको लगता है कि कोई तो हम बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, मगर ये सब लिखित में है। इन बातों का उपयोग करते हुए हमको चलना पड़ेगा। इसका जो मूल में जो व्यवस्था का तंत्र था, जैसे मैंने पहले बताया, ये गौ कृषि वाणिज्यम था। ये एक इंटीग्रेटेड इस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी जिसमें गौ यानी पशुपालन के आधार पर खेती में भी उद्योग जो प्रक्रिया करते हुए करने की बात। उस समय ऐसे यूं ही और किसान को राजा नहीं कहा जाता था। कुछ वर्णन ऐसा सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि व्यापारी गांव में आकर किसान को अनाज अपने को देने के लिए उसको निवेदन करते थे और किसान उसको अनाज देने के लिए मना करता था। इस प्रकार से वो मर्जी किसान की होती थी कि उसको अनाज कब देना है। यहाँ से आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि किसान खेत से ही अनाज लेकर बाजार तक पहुँच रहा है। तो ये जो स्थिति में परिवर्तन आया हुआ है, इस प्रकार के परिवर्तन का आने का मुख्य कारण होगा तो उसकी आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। तो जो गौ कृषि वाणिज्यम का मॉडल था, उस गौ कृषि वाणिज्यम के मॉडल को ध्यान में रखते हुए हमको आज की जो समस्या है उनके संदर्भ में विचार करना पड़ेगा। और आज की समस्या का जब हम विचार करना जाएंगे तो केवल यहाँ की समस्या नहीं बल्कि जो वैश्विक परिदृश्य में जो समस्याएं दिख रही उनका भी विचार करना पड़ेगा। और इन सब बातों का विचार करते हुए हमको अपने खेती को
आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबन की ओर लेकर जाने की दृष्टि से प्रयास करना पड़ेगा। आज आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन न होने के कारण से हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग चिंता में हैं, क्योंकि जैसे होर्मुज की और वो स्ट्रेट को बंद करने की बात आई है तो पूरे दुनिया में इसके बारे में खलबल मची हुई है और हमारे देश में भी उसका असर अभी थोड़ा थोड़ा देखने के लिए मिल रहा है। अभी तो सरकार ने जो प्राविधान करके रखा हुआ है 2 महीने के लिए डीजल पेट्रोल की सप्लाई करके स्टॉक करके रखा है, तो उसके कारण से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और सरकार बार बार कह रही कि हम इस मामले में पूरी तैयारी करते हुए हैं। किंतु इसका केवल पेट्रोलियम का उपयोग केवल इतना नहीं है। आज सुबह हम डॉक्टर व्यास जी के घर में बैठे थे और इसी पर जब चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा कि उनको टाइल मिलना भी कठिन हो गई है और उनके आर्किटेक्ट ने बताया कि मोरबी का व्यवसाय गैस न मिलने के कारण से व्यवसाय टाइल नहीं मिलेगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रह जाएंगे। मगर कल हमारे लिए जो आवश्यक है वो ऐसा यूरिया डीएपी कहाँ से आएगा, हमारे लिए खाद कहाँ से आएगा, हमारे लिए दवाइयाँ कहाँ से आएगी जो हमको खेत में छिड़काव करने की आवश्यकता रहेगी। अगर विचार करने लग जाते हैं तो उस संकट की जो एक बड़ी कल्पना हमारे सामने आ जाएगी। अगर ये युद्ध और 2-4 महीने चल जाएगा तो कल हमारे लिए आने वाला जो खरीफ का सीजन है उसके लिए क्या होगा। खरीफ के सीजन में क्या हमको इस प्रकार से खाद की उपलब्धता होगी क्या? आज हम लगभग 50% यूरिया नाइट्रोजन की सप्लाई इन खाड़ी देशों के माध्यम से अपने देश के किसानों को करते हैं। तो ये जो एक प्रकार से अवलंबन की बात आ गई है, इस प्रकार के अवलंबन कभी भी जाकर इस प्रकार की जब तक ये विचार पूरे देश में चलेंगे, पूरे दुनिया में चलेंगे, तो उसमें इस प्रकार की बातों को लेकर आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ने की बात हमको करनी पड़ेगी। जब हम आत्मनिर्भरता की खेती में बात करेंगे तो इसी के संदर्भ में हमको गौ कृषि का विचार करना पड़ेगा। खेती अकेले नहीं होती है, वो गौ पशुपालन के साथ में ही होगी। हम किसानों को कहते हैं कि भाई पराली क्यों जला रहे हो, क्योंकि हमने उनको सिस्टम ही ऐसा दिया कि जैसे ही धान हो जाएगा तो गेहूं लाना है, क्योंकि उसी में से पैसा मिलने वाला है। हमने ऐसा ही कह दिया कि भाई गाय को बढ़ावा इसलिए देना है कि केवल दूध के लिए ही करना है, और उसी में हम आगे बढ़ते हुए इतना करने जा रहे हैं कि सेक्स सॉर्टेड सीमेंट लेकर आ रहे हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट जर्सी होस्टेन जैसी आई थी केवल दूध के लिए ही, वैसे ही सेक्स सॉर्टेड सीमेंट आ जाएगा तो उसके माध्यम से और 25 साल के बाद में क्या स्थिति पैदा होगी? क्या इस देश में जो बुल है इनकी संख्या लिमिटेड नहीं होगी? इनकी संख्या लिमिटेड हो जाएगी तो क्या पूरे देश में वही सीमेंट जाएगा? तो इसमें से इनब्रीडिंग नहीं आएगी, और इस प्रकार की इनब्रीडिंग आते समय कुछ हमारी जो विशिष्ट प्रकार की स्पेसीज है वो स्पेसीज भी खत्म हो सकती है कि जो जलवायु के अनुकूल है। आज बीटी कॉटन के माध्यम से पूरे देश भर में हमारा देशी कपास खत्म हो गया है। कल सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के माध्यम से केवल विशिष्ट प्रकार के, और वो भी इनब्रीडिंग करते हुए उनकी क्वालिटी डिग्रेड होते हुए हमको गाय और बैल भी नहीं मिलेंगे। हमको जब गौ कृषि का विचार करते हैं और कल चलकर ये 6 महीने तक युद्ध चल गया तो डीजल की सप्लाई कहाँ से होगी? हमारे देश में तो डीजल हम पैदा करते ही नहीं है, जो करते हैं वो कुछ 8-10% इतना करते हैं। तो वो 8-10% हमारे ट्रैक्टर को मिलेगा क्या और किसी काम को मिलेगा? तो हमको अपनी कोई पर्यायी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। गैस नहीं मिलेगा तो गैस हमारे लिए करना पड़ेगा, और ऐसे सब में हमारा पशुधन काम में आ सकता है। एक दिन में ये पहले भी कभी बात आई है कि अगर आपको कभी डीजल एक दिन में मिलना बंद हो जाएगा तो दूसरे दिन आपके पास में बैल नहीं होगा कि जाकर उससे खेती कर सकेंगे। बैल तैयार होने के लिए कम से कम आपको 1.5 साल तो लगेगा ही लगेगा कि जो खेती में काम कर सकता है। तो इन बातों को भी हमको पशुधन के साथ में खेती के साथ में व्यापार ऐसा जोड़कर उसके दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। आज जो अर्ध बेरोजगारी की समस्या का विचार हम करते हैं तो अर्ध बेरोजगारी भी जो प्रोडक्शन जिस प्रकार का हो रहा है उसके कारण से आया।
जिस प्रकार की एक व्यवस्था हम अपनाते जा रहे हैं उसके माध्यम से आगे। उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा मैं, हम इसका और भी विस्तार कर सकते हैं। जब WTO के साथ में वार्ताएं हो रही थी तो उस वार्ता के समय में भी और कुछ वार्ताएं भी साथ में चली थी। तो उसमें मलेशिया से और वहाँ से पाम तेल लाने की बात हुई। ये 96-94 की बात है। तब तक हमारे देश में ये नीति चल रही थी कि तिलहन और दलहन में हमको स्वयं पूर्ण स्वावलंबी होना है, तो उस दृष्टि से आगे बढ़ने की बात चल रही थी। और उस समय तक हमारी व्यवस्था ये थी कि हर गांव में तेल निकालने की और मलेशिया से पाम ऑयल आने की बात हुई, तो उसके बाद में हमारे देश के जो तेल घानी थी और उसके आधार पर चलने वाले जो व्यवसाय थे एकदम बंद हो गए। मैं 2001-2 में असम के तिनसुकिया में गया था और तिनसुकिया में जाने के बाद में मैं उनसे बात कर रहा था कि आप जो धान लेने के बाद में यहाँ दूसरी फसल क्यों नहीं लेते हैं, कि आपके यहाँ तो सरसों बहुत अच्छी हो सकती है। वैज्ञानिकों से भी मैंने चर्चा की है, उनका कहना है कि सरसों अच्छी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा सरसों तो अच्छी होती है, मगर सरसों की पिराई कहाँ करेंगे, उसका तेल निकालने की कोई व्यवस्था नहीं, और ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे लिए बड़ी खर्चे की व्यवस्था है। तो बोला कि इधर कोई पहले व्यवस्था नहीं थी क्या? तो उसमें बैठा हुआ एक बुजुर्ग किसान था, वो बोला ऐसा नहीं भाई साहब, 10 साल पहले हमारे यहाँ हमारे तिनसुकिया में 9 ऑयल मिल चलती थी, 9 ऑयल मिल चलती थी और वो छोटी छोटी ऑयल मिल थी। बोले अभी क्या हो गया? नहीं, बोले वो 97-98 सब बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? तो विदेशों से जो पाम तेल आने लगा और बड़े इंडस्ट्री को हमने जब उसमें बढ़ोतरी करते हुए उनको भी तेल बनाने का लाइसेंस और उन्होंने लेकर काम करना प्रारंभ कर दिया, तो हमारे गांव के छोटे छोटे इस प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग थे, उनके सबके उद्योग बंद हो गए। एक डाटा ये कहता है कि उस समय के लगभग 3 लाख छोटी छोटी घानियां बंद हो गई। 3 लाख। अब 3 लाख परिवार बेरोजगार हो गए। वो तो घर कौटुंबिक पारिवारिक व्यवसाय था। अब इन लोगों ने चलने लगे, तो ये जो अर्ध बेरोजगारी उसमें से आती है, उसका भी निदान हम इस प्रकार का जब मॉडल अपनाएंगे तो करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि हमको बहुत मात्रा में उत्पादन तो करना चाहिए, मगर वो बड़े बड़े कारखानों से नहीं, कारपोरेट से नहीं, तो वो प्रोडक्शन बाय मासेस करना चाहिए। मास प्रोडक्शन कंपनियों में नहीं, कारखानों में नहीं, तो वो मास प्रोडक्शन हमको प्रोडक्शन बाय मासेस करना पड़ेगा। और यही स्थिति हमारे पहले थी। दुनिया में 17वीं शताब्दी में जो भारत का व्यवसाय था, भारत का व्यापार का जो प्रतिशत था, वो लगभग 30% तक था। और उस समय तो कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, छोटे छोटे ही इस प्रकार के व्यवसाय चलते थे। कपड़ा बुनने से लेकर तो लोहा इस्पात बनाने तक के अनेक प्रकार के उद्योग हमारे देश में चलते थे, और उन उद्योगों के माध्यम से ही इस प्रकार का बहुत बड़े प्रमाण में निर्यात हम लोग करते थे। और इस प्रकार का निर्यात करने के दृष्टि से हमको ऐसे छोटे उद्योगों की एक श्रृंखला और खड़ी करनी पड़ेगी। जो आज हम देखते हैं कि बड़े उद्योगों से उत्पादन तो बढ़ जाता है, मगर उसमें से रोजगार का प्रमाण भी कम हो जाता है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के दृष्टि से हमको उस प्रकार का पशुपालन, कृषि और वाणिज्य उसको जोड़कर उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाने के साथ में चलना पड़ेगा। और इसके लिए जो पूर्व काल में जो कुछ भी हमारे भूमि के सुपोषण करने के उपाय होंगे, हमारे खेती में जो बीज निर्माण करने के विशेष प्रकार के आज के भी जो उसके साथ में जो प्रयोग है, इन सबको साथ में लेते हुए वो एक आत्मनिर्भरता के ओर हमको बढ़ना पड़ेगा। जब इस प्रकार से हम आत्मनिर्भरता के बढ़ते हुए इस व्यवस्था को अपनाते हुए चलेंगे, तो उसमें से जिस प्रकार की विकसित भारत की परिकल्पना लेकर हम चल रहे हैं, उसमें तो हमारा योगदान होगा ही होगा। मगर ये जो पूरे दुनिया की जो उथल पुथल होती है, दुनिया में इस प्रकार के जो संकट आते हैं, ऐसे संकट से भी हम निश्चित रूप से उभर कर निकल सकते हैं।
हमारे पास की जनसंख्या ये हमारे लिए बोझ नहीं है, बल्कि हमारे लिए एसेट है। केवल बात इतनी है कि इसका योग्य प्रकार का मैनेजमेंट होना चाहिए, और वो मैनेजमेंट करने के लिए खेती जैसा हमारे साथ में बड़ा साधन भी है। खेती आधारित उद्योग करने की दृष्टि से उस प्रकार की बातें करनी पड़ेगी। अब केवल इसमें हमको इन दृष्टि से विचार करना पड़ेगा कि इन सब प्रकार के उद्योगों को करने के साथ में उसकी उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से, उसकी इफिशिएंसी बढ़ाने की दृष्टि से इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का विकास करना पड़ेगा कि जिसमें बैल अगर खेत में काम कर रहा है तो वो कम कष्ट उसको लगेंगे। इस प्रकार के यंत्रों का विकास हमको करना चाहिए कि जिसके कारण से बैलों के साथ में काम करने वाले हमारे युवाओं को भी सुलभता होगी, सहजता होगी। हमको इस प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी, बीजों के मामले में हो या अन्य दवाइयों के मामले में हो, कि वो बीज किसान अपना स्वयं का अपने पास में तैयार कर सकेगा। इस प्रकार के बीजों की तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो आज का जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन में वो लागू होने वाले चने, न कि हमको टर्मिनेटर बीज, न कि हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड, न कि हमको इस प्रकार के बीज के जिसके लिए किसान की निर्भरता बढ़ जाएगी। आज इसमें बहुत सारा काम हो सकता है। इवन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड की भी बात यह है कि हमारे देश में केवल उसका हाइब्रिड ही विकसित किया गया, इसको कोई स्ट्रेट वैरायटी डेवलप करने की बात नहीं की। कुल मिलाकर तो जीएम को लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमारे तरफ से योग्य प्रकार से हम टेक्निक को डेवलप करते हैं तो आगे बढ़ सकती है। कपास के मामले में ही हम बात करते हैं तो कपास में अपने किसान संघ के एक कार्यकर्ता ने अपने केवल निरीक्षण के आधार पर उसमें इस प्रकार की व्यवस्था विकसित की कि कम से कम 2.5 से 3 गुना कपास का उत्पादन बढ़ सकता है। उसको वेजिटेटिव ग्रोथ वाली ब्रांचेस है उसको निकालकर और वहां के जो बोल्स है उसका वजन बढ़ाकर उन्होंने किया। आज वो दादालाल टेक्निक नाम से पूरे क्षेत्र में अपने आईसीआर ने भी उसको मान्यता दी है। तो इस प्रकार के टेक्निक लेकर आने की बात करनी पड़ेगी कि जिसके माध्यम से किसान आत्मनिर्भर हो सकेगा, किसान स्वावलंबी हो सकेगा। हमको प्रक्रिया उद्योगों के तरफ जाना है, निश्चित रूप से जाने से ही लाभ होगा। तो वो प्रक्रिया उद्योग करते समय हमको इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, इस प्रकार के यंत्रों का विकास करने की आवश्यकता है कि उन यंत्रों को वो सहजता से अपने परिवार के आधार पर चला सकेगा। खेती करने के लिए उसके पास में घर में 1-2 लोग रहेंगे, 1-2 लोग घर में जो होंगे, इस प्रकार का प्रक्रिया उद्योग करते हुए वो अपने परिवार की आय बढ़ा सकते हैं। तो आज इस प्रकार के व्यवसायों को खेती के संदर्भित बढ़ाने की हमको उसमें विचार करते हुए चलना पड़ेगा, तभी चलकर हम आज की जो समस्या हमारे सामने दिखाई दे रही है उसका सहजता से और निराकरण कर सकते हैं। इसको कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है ऐसी बात नहीं है। केवल हमको प्रकृति का जो मूल सिद्धांत है, प्रकृति की जो मूल बातें हैं उनको ध्यान में लेते हुए उसके आधार पर हमको अपने इन टेक्निक का विकास करना पड़ेगा। मूल बात हमारे प्रकृति की क्या है? प्रकृति ये कहती है कि एक जीव सृष्टि का पूरा सुचक्र है और इस चक्र में सब लोग एक दूसरे के साथ में जीते हैं, और इसी चक्र को ध्यान में रखते हुए उसी को अगर हम खेती में अपनाते हैं तो हम उसमें माध्यम से अपनी खेती को भी अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं, हमारे जीवन का भी स्तर बढ़ा सकते हैं। और फिर ऐसा अगर हम करते हैं तो जो वेदों ने हमको कहा है, हम तो सब सनातनी हैं, तो सनातनी होने के नाते वेद हमारे लिए हमारा एक अमूल्य इस प्रकार का ज्ञान का भंडार है। वो ज्ञान का भंडार हमको ये कहता है, एक प्रकार से हमारे पूर्वज हमको ये आज्ञा देते हैं कि कृषिमित कृषस्व, खेती ही करो। खेती करने से प्राप्त होने वाला जो धन है उसका अच्छे प्रकार से विनियोग करते हुए सुखपूर्वक जीना जियो, कोई भी गलत कहा है। मगर उसके साथ में वेदों ने और दूसरी आज्ञा भी दी है। वेद ये तो पूरे केवल मनुष्यों का विचार करने वाले नहीं थे,
ये तो पूरे जीव सृष्टि का विचार करते हैं। इसलिए उन्होंने जो दूसरी उसमें और बात कही है वो बात यह है कि अन्नम बहुकुर्वित। वेदों ने दूसरी आज्ञा भी दी है कि अन्नम बहुकुर्वित, क्योंकि अन्न यह पूरे जीव सृष्टि के लिए आवश्यक है और यह अन्न जमीन से, खेती से ही उत्पन्न होता है। तो ऐसा उत्पादन करने के दृष्टि से हमको प्रयास करना चाहिए, यानी खेती ही तो करना ही करना है, मगर उसके साथ में अन्नम बहुकुर्वित भी करना चाहिए, ये हमको वेदों ने बताया। ये दोनों का भी करते समय प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमारे सनातन विचार परंपरा से हमको मिलता है। अगर उस प्रकार से करते हुए हम चलते हैं, जिस प्रकार के विषय आ रहे हैं कि एक समस्या का समाधान करने जाते हैं तो दूसरी 4 समस्याएं खड़ी होती है, उससे भी हम दूर हो जाएंगे। और जो हमको सनातन का विचार है, हमारे पूरे विश्व कल्याण का विचार है, उसको पुष्ट करते हुए हम केवल अपने देश तक नहीं बल्कि पूरे विश्व को भी उसमें से एक सही रास्ता दिखाते हुए चल सकते हैं। इसी दृष्टि से हमको कल के आने वाले अपने खेती का भी विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी सही मायने में 2047 तक हम विकसित भारत कहलाने के लिए योग्य हो जाएंगे। धन्यवाद।